नमस्कार। मैं राकेश परमार। मित्रों, आज का मुद्दा तो ऐसा है जिसमें सिर्फ दो लाइन या दो वाक्यों में कहा जा सकता है, समझाया जा सकता है। उसके लिए आधे घंटे की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे आधे घंटे तक इन विषयों को रखूंगा और आपका आशीर्वाद पाऊंगा। आप सबको नमस्कार। अपनी बात रखने से पहले आज शुरुआती दौर में आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि बेशक आज माननीय प्रधानमंत्री जी वैक्सीन निर्माण वाले प्लांटों में भ्रमण किए हैं। उसके पीछे उनका उद्देश्य होगा, वो आप फ्रंट लाइन वॉरियर के तरह से अपने आप को दिखाने का प्रयास करते रहते हैं, चाहे वो कारगिल के जवानों के पास फ्रंट में चले गए थे या अभी जो भारत चीन में डोकलाम हुआ, उसके पहले जो चीन बॉर्डर पर हुआ था वहाँ चले गए थे। मतलब हर क्षेत्र में हमारा इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद पर यान भेजा था, वहाँ पर चले गए थे उनका हौसला बढ़ाने के लिए। मतलब फाइटर फ्रॉम फ्रंट वाला पोजीशन में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी रहते हैं, वो आज वहाँ पर गए थे, वो उनका काम है। लेकिन अब आप इससे ये न मान लें कि कोरोना खत्म हो गया है। नहीं, अभी वैक्सीन बनने की प्रक्रिया को देखने, समझने और उसकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री गए थे। जब तक वो टीका बन नहीं जाता, हर नागरिक को उपलब्ध नहीं हो जाता और उपलब्ध होने के बाद वो नागरिक इसका इस्तेमाल नहीं कर लेता, इस्तेमाल करने के बाद ये पता नहीं चल जाता कि ये कारगर है कोरोना से लड़ने में, तब तक ढिलाई नहीं है। मुझे खुशी और एक आश्चर्य हुआ, अफसोस के साथ भी ये बता रहा हूँ। जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का चुनाव हो रहा था, भारी मतदान हुआ। सबसे बड़ा खुशी की बात है कि कहीं कोई अप्रिय सूचना नहीं थी, लेकिन जो विजुअल मैंने समाचार चैनल के माध्यमों से देखा उसमें मास्क को इक्का दुक्का लगाया हुआ था, वरना सभी लोग बिना मास्क के खड़े थे। ये एक दुखद है। संतोष तो ये है कि लोग मतदान में भाग लिए, वो भी कश्मीर जैसी जगह पर 50% से ऊपर मतदान होना बहुत बड़ा बात है। लेकिन मास्क का प्रयोग कहीं के मतदान में नहीं हो रहा है, ना तो बिहार में हुआ था और न ही जम्मू कश्मीर में हुआ। अतः आपसे एक बार हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। कोरोना एक महामारी है, उसे डरिए, इससे डरने में ही समझदारी है। खैर, आज का मुद्दा मेरा उस बात पर था, वो डर बहुत जेन्युइन डर है और एक कॉज जो एक मुद्दा है वो एक बड़ा जेन्युइन है, राजनीतिक दलों में टूट। इसके कारण और निवारण पर आपसे थोड़ी देर तक बात करूंगा, कृपया अपना स्नेह बनाए रखिएगा। आज समाचारों में था कि पश्चिम बंगाल के सरकार जो अभी ममता बनर्जी जी के नेतृत्व में चल रहा है, उसकी राजनीतिक पार्टी तृणमूल कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता मिस्टर शुभेंदु ने इस्तीफा दे दिया है। उसके पहले एक नेता इस्तीफा देकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ममता बनर्जी के बहुत से कदावर नेता, बल्कि उनका दाहिना हाथ, उनके फाइनेंसर, उनके सर्वे सर्वा पहले ही मुकुल राय भाजपा के हो चुके हैं। उनके युवा चेहरा अर्जुन सिंह जी भाजपा की तरफ से चुनाव जीत करके आज सांसद है बांकुरा से। मतलब बहुत सारे लोग उनको छोड़ चुके हैं। ममता बनर्जी का नाम मुझे इसलिए रखना पड़ा कि ममता बनर्जी का सूचना आज ही आया था। कल परसों सूचना थी कि भारत के सबसे पुराने पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में एक बहुत बड़ा विद्रोह देखने को मिल रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई कांग्रेस के आलाकमान के निर्णय के विरुद्ध आवाज उठाया हो, और ऐसा पहली बार हुआ है जो कांग्रेस के आलाकमान को ही टारगेट किया हुआ हो। ये पहली बार देखने को मिल रहा है जब गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता हैं। ये ऐसे लोग हैं जो खाली नहीं रह सकते। ये या तो सरकार में मंत्री रहेंगे और अगर सरकार नहीं रहा तो संगठन में महासचिव रहेंगे। मतलब दूसरी सबसे महत्वपूर्ण पद पर ये लोग हमेशा रहते हैं। पहला मौका आया है कि उन्हें सरकार से लगातार दूसरा टर्म अलग होना पड़ रहा है और संगठन में कुछ करने का है नहीं, तो उनका बिलबिलाहट समझ में आता है। लेकिन जो वो मुद्दा रेज किए हैं ना, मैं उस मुद्दे के साथ हूं और मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं। सबसे पहले आपको एक बात बताऊं कि भारत में हमारे पास जो राजनीतिक दल है, उसमें हम राजनीतिक दल कहें
कि पारिवारिक दल कहें, निजी कंपनी कहें या निजी प्रॉपर्टी कहें, आपके ऊपर छोड़ते हैं। मैं आपको उदाहरण बताता जाऊंगा, आप समझदार लोग हैं, आप समझ जाएंगे। तो टूट के कारणों पर पहले चर्चा कर लेते हैं। टूट के कारण ममता बनर्जी की पार्टी में चूंकि आज हुआ है तो वो पहले रिलेट करता है, पर उस पर चर्चा करता है। मिस्टर शुभेंद्र ने जो उनका पार्टी छोड़ा, उनका कहना था कि ममता बनर्जी अब धीरे धीरे अपने भतीजे को आगे बढ़ा रही हैं, जो किसी काम का नहीं है, निकम्मा और नालायक है। राजनीति में उसने सिर्फ एक ही योगदान दिया हुआ है कि उसकी ममता बनर्जी सीधे रिश्तेदार है और इसीलिए वो पार्टी के उत्तराधिकारी होने का दावा करता है या बल्कि होने के तरफ अग्रसर है। शायद वो ममता बनर्जी का उत्तराधिकारी बन जाए। अब जो लोगों ने पार्टी को अपने खून पसीने से सींच करके शुरुआती दौर में कम्युनिस्ट की गुंडई को बर्दाश्त किया, उनके लाठी खाए, उनके साथ उनके जुल्मो सितम को सहा, जेल यात्राएं की और उसके बाद एक पार्टी का गठन हुआ। उस पार्टी के गठन के बाद अगर वो साइडलाइन करते हुए नजर आएंगे या साइडलाइन किए जाएंगे तो उनका दुखी होना लाजमी है। मिस्टर शुभेंद्र सिंगरूल जो प्लांट था, जो टाटा का था, जो बाद में नैनो प्लांट गुजरात चला गया, उसके विद्रोही के रूप में पहली बार लाइमलाइट में आए। और ये जो मालदा उल्दा का क्षेत्र है, वहाँ गनी खां चौधरी के बाद पहला कदावर नेता थे जिनका वहाँ पर 60-65 विधानसभाओं में, बल्कि मैं कहूँ कि उस पूरा रीजन में अपना बहुत ज़्यादा नाम है और बहुत ज़्यादा हैसियत रखते हैं। मित्रों, शुभेंदु का कहना था कि पार्टी को बनाने में, पार्टी को संवारने में जितना मेहनत हमने किया है, अब उसका फल मुझे नहीं मिल रहा है, क्योंकि बहुत पहले से ही ममता बनर्जी हमको आगे लाने के बजाय साइडलाइन करना चालू कर दिया। एक तो इसका शुरुआत तब हुआ जब प्रशांत किशोर ममता बनर्जी का एडवाइजर बना और ममता बनर्जी ने उसको वाई ग्रेड की सुरक्षा दे करके मंत्री का दर्जा दी। प्रशांत किशोर सिलसिलेवार तरीके से तृणमूल कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं को साइडलाइन करता गया। पोस्टर, बैनर और हर जगह सिर्फ ममता बनर्जी का ही फेस बनाया और ममता बनर्जी को ही आगे किया। उन लोगों को इस बात का तकलीफ तो उतना नहीं हुआ जितना ममता बनर्जी को आगे करने में हुआ था, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा धक्का तब लगा जब ममता बनर्जी के बाद जो अगला चेहरा था वो उनका भतीजा बना। तब इन लोगों का दुखी होना लाजमी है कि पार्टी संवारा हमने, बनाया हमने, लाठियां हमने खाई, मेहनत हमने की, लेकिन अब जब ये स्थिति बनी है कि पार्टी अब एक सरकार बनाई है, उसमें पहले तो हम लोगों को साइडलाइन किया गया, उसके बाद उसके उत्तराधिकारी का अगर कोई चर्चा आया तो वो ममता बनर्जी ने अपने भतीजे को आगे कर दिया, जो कि राजनीतिक रूप से बहुत अनुभवहीन है, कम उम्र है, लेकिन चूंकि वो ममता बनर्जी का सीधा रिश्तेदार है इसलिए आगे जा रहा है। पार्टी में टूट का एक ये सबसे बड़ा कारण बना। जो लोग भी राजनीतिक दल में काम करते हैं या राजनीति में काम करते हैं, स्वाभाविक महत्वाकांक्षा उनके यहाँ होती है और होना भी चाहिए कि जी मैं ही आगे हूँ, मैं ही सुपीरियर हूँ, मैं ही सुपीरियर बनना चाहता हूँ, बने रहना चाहता हूँ। लेकिन ममता बनर्जी की गलत आदमियों द्वारा दिया गया एडवाइस और उस एडवाइस को ममता बनर्जी के द्वारा अच्छा सा पालन करने का परिणाम है कि उनके पार्टी में अब एक बहुत बड़ा टूट हो चुका है और एक होने वाला है। आजकल कुछ दिनों में वो हो जाएगा। बात जो अभी 2 दिन पहले से हुई थी, जो भारत की सबसे पुरानी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, जिसके आला दर्जे के नेता गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, ऐसे लोग जो कि खुलेआम अध्यक्ष को ही टारगेट कर करके बोल रहे हैं, उनसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि राहुल गांधी के सखा के रूप में थे, उनको अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ी थी। अच्छे बुरे हर लड़कपन से लेकर के कड़कपन तक का काम उन लोगों ने साथ में किया हुआ है। वो आदमी को पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने करीब करीब पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। सचिन पायलट ने भी करीब करीब पार्टी छोड़ ही दिया था, लेकिन वो थोड़े बहुत मिसमैनेज हो गया, कुछ आकलन करने में उनसे भूल हो गई, जिसकी वजह से उनको पुनः अपने उस पार्टी में आना पड़ा। लेकिन अब वो सम्मान नहीं रहा जो पहले वाला था।
उसी तरह से बहुत सारे लोग छटपटाहट में है कि मैं कब छोड़ दूं। मैं उत्तर प्रदेश का हूं तो मैं मायावती की बात करूंगा। मायावती जी का राजनीति में भी करीब करीब यही है, मुलायम सिंह के राजनीतिक में भी करीब करीब यही है। देश भर में ये स्थिति बनी हुई है। आंध्र प्रदेश में तो एक बहुत बड़ा पार्टी जगन मोहन टूट करके आज सरकार भी बना लिया। ये सब टूटे क्यों, ये आपको बताता हूं। देखिए, राजनीतिक दल जब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह से काम करने लगेगा, निजी मिल्कियत के रूप में काम करने लगेगा और उसमें एक आदमी का डिक्टेटरशिप बनने लगेगा, तो वो उसमें टूट होगी, आज नहीं तो कल। टूट का उसमें इंतजार होता है। जैसे शिवसेना, कभी कहा जाता था कि शिवसेना डिक्टेटर पार्टी है, उनके संस्थापक अध्यक्ष श्री बाला ठाकरे कहते भी थे कि हमारा लोकतंत्र और कुछ नहीं है, मैं जो बात कहता हूं मानो, नहीं मानो तो जाओ। अब बाला ठाकरे के जाने के बाद शिवसेना में वो शक्ति, वो मजबूती नहीं रही। आज उनमें से संजय निरुपम निकल करके बाहर आए, आज उनमें राम कदम निकल करके बाहर आए, उनमें आज नाइक बाहर आए। मतलब कई लोग टूटे। इसलिए टूटे कि वो कंपनी थी, वो कोई राजनीतिक दल था नहीं। एक आदमी का नियंत्रण चलता था, एक आदमी का डिक्टेटरशिप चलता था। अब राजनीतिक दल जो राजनीतिक परिवेश में रहता है, जिसका राजनीति उस उद्देश्य से होता है जैसे एक राजनीतिक दल का होना चाहिए, आप देखते होंगे कि उसमें बहुत ज्यादा टूट होता नहीं। मान लीजिए मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, मैं नहीं हूं, मैं एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूं, तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि मैं कल का अध्यक्ष बनूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा ये किसी को मालूम नहीं है। लेकिन कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा ये सबको मालूम है। समाजवादी पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा ये सबको मालूम है। बहुजन समाज पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन बनेगा ये सबको मालूम है। उसी तरह से तृणमूल कांग्रेस का भी अगला अध्यक्ष कौन बनेगा सबको मालूम है। टीएसआर का सबको मालूम है, तेलुगु देशम पार्टी का सबको मालूम है, ये सब एडीएम का मालूम है, डीएमके का मालूम है, सबका मालूम है कि अगला अध्यक्ष कौन बनने वाला है। बाकी लोग अध्यक्ष के नीचे वाले पद की लड़ाई के लड़ते हैं, मतलब नंबर 2 के लिए लड़ते हैं, नंबर 1 पर तो सोचते नहीं। जिस नहीं सोचोगे आपका पार्टी से विदाई हो जाएगा। ये लोकतंत्र के लिए अशुभ है, क्योंकि जब राजनीति का ऊपर शिखर पर बैठा हुआ आदमी को किसी बात का चैलेंज नहीं मिलेगा तो वो डिक्टेटर हो जाएगा। वो फिर जनभावनाओं का कदर नहीं करेगा। जनभावना उसके लिए कोई मायने नहीं रहे, क्योंकि उसको पता है कि मैं जो कह रहा हूँ वही हो रहा है और मेरे ही चेहरे पर वोट मिल रहा है, मैं ही खुदा हूँ, मैं जगता हूँ तो सवेरा हो जाता है। जब तक उसके मन में ये सोच रहेगा वो लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं करेगा और लोकतंत्र का उससे कोई मतलब नहीं है। तो वो जब कहीं भी थोड़ा बहुत कमजोर होगा या किसी को थोड़ा बहुत भी मौका मिलेगा तो उसमें टूट हो जाएगी। मित्रों, राजनीतिक दल राजनीति के लिए, सेवा के लिए थे, लेकिन वो तो 1952 में ही बात खत्म हो गई, जब पहले ही गठन में जीव घोटाला सामने आया और घोटाले का उजागर करने वाला कोई बाहर का आदमी नहीं, प्रधानमंत्री का अपना दामाद ही थे। तभी साबित हो गया कि भी कल आज़ादी मिली है और आज ही घोटाला हो गया। मतलब राजनीति में सेवा भाव समाप्त हो चुका है। मेवा के लिए लोग आए हैं, उसी दिन खत्म हो गया। तो आज के तो लोग राजनीति में आते ये पूछ करके हैं कि मुझे राज्यसभा देंगे कि लोकसभा देंगे, मंत्री बनाएंगे, क्या बनाएंगे। आज के तारीख में तो लोगों को मंत्री पद से हटाया जाता है तो कंपनसेट करने के लिए क्या दिया जाता है पहले चर्चा हो जाता है। जैसे बिहार में सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, तब उनको केंद्र में लाया जा रहा है। और मैं पहली भविष्यवाणी कर देता हूं, हालांकि मैं कोई भविष्य का ज्ञान नहीं रखता, मैं कोई ज्योतिष का ज्ञान नहीं रखता, राजनीतिक का ज्ञान के हैसियत से कह रहा हूं कि वो अगली बार मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं। बड़े मोदी मंत्रिमंडल में छोटे मोदी, मतलब नरेंद्र मोदी में सुशील मोदी, क्योंकि उनको बिहार से हटाना था, क्योंकि वो नीतीश कुमार के बी टीम के रूप में काम करते थे। तो आज जबकि ये आपके उपयोगिता नहीं, आपके संगठन क्षमता नहीं, आपके जातीय आधार और आपको एकोमोडेट करने के हिसाब से अगर आदमी का मंत्रिमंडल में स्थान लिया जाएगा या स्थान हटाया जाएगा, तब तक ये सब होता रहेगा। और ये सब चीज लोकतंत्र के लिए अशुभ है, लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। मित्रों, इसका निवारण कारण तो यही है एकमात्र कि परिवारवाद, एकात्मवाद और डिक्टेटरशिप ये कारण बनता है टूट का। क्योंकि जैसे ही लोगों को लगता है कि भाई हम कुछ करने के हैसियत में है, पार्टी को हमने अपने मेहनत से मारा है, लेकिन उसका कल का बच्चा जो कि उनके सामने गोद में खड़ा करता था, उदाहरण के रूप में मुलायम सिंह के बेटा अखिलेश,
अखिलेश शिवपाल जी राम गोपाल जी के सामने नंगा घुमा करते थे, क्योंकि उन्हीं के घर के थे, उन्हीं के सामने जन्मे हुए थे। लेकिन जब मुलायम सिंह को लगा कि अब मेरी बुढ़ौती आने वाली है, जो कि स्वाभाविक रूप से आती है, हर आदमी के साथ आती है, तो उन्होंने जो अपना राज गद्दी दिया, जो वसीयत दिया, वो अपने बेटे अखिलेश को दिया। अपने साथ कंधे से कंधा मिला करके चलने वाले शिवपाल यादव को नहीं दिया, क्योंकि समाजवादी पार्टी अगर दो साइकिल पे चल रहे तो उसके दोनों पहिया में एक पहिया मुलायम सिंह यादव थे तो दूसरा शिवपाल यादव थे। समाजवादी पार्टी को बनाने में मुलायम सिंह से कम मेहनत शिवपाल यादव ने नहीं किया था। लेकिन वही बात है, राजा की तरह से राजगद्दी राजकुमार ही लेगा, चाहे वो निकम्मा और नालायक ही क्यों ना हो। वो अलग बात है कि अखिलेश राजनीतिक रूप से अनुभवी जरूर आए होंगे, लेकिन वो निकम्मा और नालायक नहीं है। अखिलेश आदमी बहुत बढ़िया है, राजनीतिक अनुभव उनके पास नहीं है। शिवपाल यादव के मुकाबले में वो कहीं भी नहीं टिकते हैं। लेकिन एक बात उनके साथ थी कि वो मुलायम सिंह के बेटा थे, इसलिए समाजवादी पार्टी का अगला नेतृत्व उनको मिला है। वही राहुल गांधी में रहा, वही प्रियंका गांधी में रहा, वही प्रियंका के बच्चों में होगा, इसी तरह से वही तेलुगु देशम में होगा, वही ममता बनर्जी के पार्टी में है कि ममता बनर्जी के बाद कौन, तो उनका भतीजा। इसीलिए वहां पर टूट हो रही है। इसका निवारण जो मैं बताने वाला हूँ वो कोई नहीं सुनेगा और ये होने वाला नहीं, लेकिन अपना फर्ज तो है, जो आपको समझ में आती है वो कहना चाहिए। निवारण का मतलब ये है कि आप राजनीतिक दल चला रहे हैं, कोई राजपाट नहीं चला रहे हैं कि आपके बाद आपका वारिस आपका बेटा ही हो। राजनीतिक में हर चीज चुनाव के तरीके से होना चाहिए। लोकतांत्रिक तरीका तो यही होती है कि आप अध्यक्ष पद के चुनाव में आवे और जो काबिल हो चुन के आवे और अपनी बादशाहत साबित करें। और परिवार का कोई एक बार बार कहा जाता है कि देखिए, परिवार की चुनाव तो जनता करती है, टिकट मिला, जनता ने वोट किया, तभी तो चुन के जीता। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं कि अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के रूप में कौन सा चुनाव जीता था। मुख्यमंत्री तो मुलायम सिंह के नाम पर मिला था लोगों को, तो समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे थे, मतलब मुलायम सिंह अध्यक्ष बनेगा। लेकिन मुलायम सिंह की जगह अखिलेश मुख्यमंत्री बन गए, इसमें कहाँ चुना हुआ बात आता है, ये बात समझ में नहीं आती। उसी तरह से जो परिवारवादी पार्टी के लोग होते हैं, जैसे ममता बनर्जी को जिन लोगों ने वोट दिया होगा, वो दूसरी बार लगातार सरकार चला रही है, उनमें से कहाँ लगा होगा कि अगला नेतृत्व उनका भतीजा लेने वाला है। जो लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट किए हैं वो तो ममता बनर्जी मायावती को किए हैं। उनको कहाँ पता लगा कि उनका वो निकम्मा भतीजा, जो कि एक चपरासी का बेटा था, हजारों रुपए के सूट पहनता है और गरीबी का प्रदर्शन कर रहा है, वो अब उसका वारिस बनेगा। ये बहुजन समाज के चाहने वालों को कहाँ पता था? ये कहाँ पता था कि बाल ठाकरे को वोट देने वाले लोग अब उनके उद्धव ठाकरे के ही पीछे आने की मजबूरी हो जाएगी? ये कहाँ किसी को पता था? लेकिन वो लोग लॉन्च कर दिए जाते हैं, जनता ठगी हुई महसूस करती है। तो लोकतंत्र में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा किसी को पता नहीं है। ना तो आदरणीय अडवाणी जी के पिताजी भाजपा के अध्यक्ष थे, ना आदरणीय राजनाथ सिंह जी के, ना कुशाभाऊ ठाकरे के, ना अभी जो वर्तमान है नड्डा साहब, इनके पिताजी कोई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, या इनका बेटा आगे अध्यक्ष बनेगा, इनको पता नहीं। इस तरह से ये लोकतांत्रिक पद्धति है कि हालांकि भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव नहीं होता, ये भी एक दुखद बात है। लोगों को ये जो भारतीय जनता पार्टी लोग बताते हैं कि जी अगला अध्यक्ष कौन होगा, किसी को पता नहीं, लेकिन ये नहीं बताते कि अगला अध्यक्ष चुन के होगा। भारतीय जनता पार्टी में स्थानीय स्तर पर तो चुनाव होती है कि कौन चुना जाएगा, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर बात होता है, जैसे नड्डा साहब कौन सा चुनाव लड़कर अध्यक्ष बने हैं ये मालूम नहीं है, बिना चुनाव लड़े मनोनीत किया गया है, मतलब मोदी जी की मर्जी हुई और नड्डा साहब अध्यक्ष बन गए। ये भी एक तरह से डिक्टेटरशिप वाली ही बात हुई, क्योंकि नड्डा साहब से ज्यादा तो बढ़िया मैं था। हमारे प्रदीप भाई बलिया जिला के हैं, हमारे सुरजीत सिंह परमार बलिया के हैं, ये लोग संगठन के माहिर आदमी हैं, इन लोगों को अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता था। लेकिन चूंकि मोदी जी की नजर इन दोनों को पड़ी ही नहीं होगी, बलिया का यात्रा में एक बार गए थे, एसपीजी सुरक्षा में दूरे दूरे रह गए, लोग नजदीक से आए नहीं और इनका काम देखने का उनको समय नहीं मिला। उन्होंने कहा कि नड्डा मेरे लिए मुफीद है, उन्होंने नड्डा को अध्यक्ष बना दिया। तो भाजपा में अगला अध्यक्ष कौन बनेगा किसी को पता नहीं, लेकिन अध्यक्ष कौन कैसे बनेगा सबको पता है, मतलब नॉमिनेट होगा। कांग्रेस में भी वही होता है, कांग्रेस में सोनिया जी कह देते हैं कि राहुल अध्यक्ष, राहुल कह देते हैं कि सोनिया अध्यक्ष, तो सोनिया अध्यक्ष। बात तो बराबर है दोनों का। अंतर सिर्फ यह है कि वो एक ही परिवार के लोग नॉमिनेट होते हैं और ये जो मर्जी वो नॉमिनेट हो जाए, फर्क इतना ही है। लेकिन चुनाव यहां भी नहीं होता और ये लोकतंत्र के लिए शुभ बात नहीं है। राजनीतिक दलों में टूट का निवारण यह है कि
जैसे भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा ये पता नहीं है, उसके साथ एक चीज और हो जाती है कि जो अध्यक्ष होगा वो चुन के आएगा। उसके लिए आम कार्यकर्ता या भाजपा का वोटर जो आम या सपोर्टर या कम से कम भाजपा का प्राथमिक मेंबर उसको वोट दे कि जी मैं भाजपा का प्राथमिक सदस्य हूँ और मैं अपना अध्यक्ष चुन रहा हूँ, और वो कोई एक आदमी चुन के आएगा, वो चीज एक अलग होगी और वो असल लोकतांत्रिक पद्धति और लोकतांत्रिक तरीके से होगा। और मेरे ख्याल से अपने कार्यकर्ताओं पर सीधा प्रभाव जमाने का जो उसका अधिकार होगा वो नड्डा साहब का नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए कि मैं भाजपा का, हालांकि मैं भाजपा का मेंबर नहीं हूं, मैं एग्जाम्पल के कह रहा हूं कि मैं भाजपा का मेंबर हूं और मैंने नड्डा को पसंद ही नहीं किया, मेरे लिए तो राजनाथ सिंह अध्यक्ष होने चाहिए थे, तो मैं नड्डा की बात क्यों मानूंगा? नड्डा जी अपना बोलते रहा, मैं सुनूंगा नहीं, लेकिन पार्टी का बधा हुआ सिपाही हूं इसलिए मेरी मजबूरी है। तो अगर मैं मजबूरी में उनको अध्यक्ष मान रहा हूं, मतलब लोकतंत्र वहां पर कहाँ हुआ? लोकतंत्र की तो हत्या हो गई, क्योंकि जहां मजबूरी आ गई वहां लोकतंत्र नहीं रहा। क्योंकि लोकतंत्र इतनी खूबसूरत चीज है कि उसमें मजबूरी का तो कोई स्थान ही नहीं। लोकतंत्र लोकतांत्रिक पद्धति से चुने हुए व्यक्ति अगर किसी सीट को सुशोभित करता है तो ये कहा जाता है कि वो उसका अधिकार रखता है, लेकिन यहां पर अधिकार नहीं रहा। तो निवारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे अध्यक्ष नोमिनेट करती है उसी तरह से अध्यक्ष का चुनाव भी करा दे अपने प्राथमिक मेंबर को। शर्त हो कि भाई वोट वही करेगा जो भाजपा का प्राथमिक सदस्य होगा, वो सदस्य संख्या डालेगा और अपना मतदान करेगा, तब जा करके होगा कि ये शुद्ध रूप से लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ अध्यक्ष है। वही बात कांग्रेस भाजपा सपा सभी पर लागू हो। मैं उम्मीद करता हूं तब इस तरह की टूटे नहीं होंगे कि आज आप सुबह रात में सोए हैं भाजपा में और सुबह उठ रहे हैं कांग्रेस में, रात भर में खेल हो गया, लोग उठ करके अभी आंख मलते हुए टीवी खोल रहे हैं तो पता चलता कि फलाना आदमी अब फलाने पार्टी के नहीं रहे, फलाना वाले पार्टी में दोपहर के बाद शामिल हो गए, या कई बार तो शामिल हो चुके होते हैं तब आपकी नींद खुलती है। ये नहीं होगा। और इस तरह से अगर वातावरण का निर्माण किया जाए तो शायद देश में लोकतंत्र की जड़ें और ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि लोकतंत्र में ठगहारी बहुत हो गया है और लोग ठगा हुआ महसूस हर मुद्दे पर करते हैं। तब शायद ये बात ना हो कि हम वोट तो दें भाजपा शिवसेना गठबंधन को और सरकार बनाए कांग्रेस शिवसेना गठबंधन, हम वोट तो दें नीतीश कुमार और लालू को और सरकार बनाए मोदी जी और लालू जी। ये भी तब शायद नहीं होगा, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए लोग में लोकतंत्र जरूर होगा, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और अंत में मैं यही बात कहता हूं आप सबों से, ये कैसे होगा, ये कैसे संभव है? ये संभव है आपके द्वारा, क्योंकि अगर आप सख्त हो जाएं, आप बढ़िया हो जाएं, तो ये सब सब हमारे कहा जाता है ना टेकुआ के तरह से सीधे होंगे, मतलब एकदम सीधे हो जाएंगे छड़ की तरह से। जैसे आपको लगे कि ये लोग मनमानी करते हैं आप उनका साथ छोड़ दीजिए। जैसा लगता है कि भाई अध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हुआ है, आप उनके पार्टी को वोट देना बंद कर दीजिए। जैसे लगा कि भाई बेकारण का इस आदमी इस पार्टी को ज्वाइन किया और बेकारण इस पार्टी को छोड़ दिया, आप उस नेता का साथ छोड़ दीजिए। क्योंकि जनता के सहयोग से ही नेता मजबूती दिखाता है, उनके समर्थन से मजबूती दिखाता है, जिससे पार्टियां उनके अनाप शनाप शर्तों को मानने पर मजबूर होती हैं। लोगों को लगता है कि भाई इनके साथ जनसंख्या है और संख्या बल है। जैसे मैं चर्चा कर रहा था ना कि शुभेंद्र का अपने इलाके में बड़ा प्रभाव है और वो 60-65 सीट को प्रभावित करने की हैसियत में, तभी तो वो ममता बनर्जी के साथ थे और फिर साथ छोड़ दिए। अगर वो सब लोग शुभेंद्र का साथ छोड़ दिए कहते हुए कि भाई आप जब गए थे तो उस वक्त क्या शर्त था और अब जा रहे हैं छोड़ करके तो क्या शर्त है, तो शायद वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। तो जनता जनार्दन है, जनता को ये बात बीच बीच में बताती रहनी पड़ेगी कि भाई मैं आपका फॉलोअर हूं, आपका वसीयत नहीं हूं कि आप जिसके नाम वसीयत कर देंगे हम उसी के हो जाएंगे। अगर इस तरह के उपाय जनता करे और नेताओं को बीच बीच में झटका देती रहे या अपना मार्गदर्शन देती रहे, तो मैं शायद जनता के वेव को समझ करके, जनता के मनस्थिति को समझ करके, हाँ नमस्कार, समझ करके राजनीतिक पार्टियां अपने आप में सुधार करें। और जब तक राजनीतिक पार्टियों को जनता के समर्थन का दावा या दम रहेगा तब तक वो सुधार नहीं करेंगे। जब तक जनता के दबाव का डर उनके मन में नहीं रहेगा तब तक राजनीतिक पार्टी सुधार नहीं करेगी, ऐसा मेरा मानना है। लोकतंत्र हमारे देश में मजबूत रहे,
और लोकतंत्र में लोकतांत्रिक पद्धति मजबूत रहे, लोकतांत्रिक तरीके मजबूत रहे। इन्हीं उम्मीदों, इन्हीं शब्दों, इन्हीं मनोकामनाओं के साथ मैं राकेश परमार आप सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।